हेलो एवरीवन। तो हम मैथ में पढ़ रहे थे। मैथ में हमने सिलेंडर सिलेंडर पढ़ रहे थे। तो सिलेंडर में हमने पार्ट वन कवर कर लिया था। और पार्ट वन में हमने क्या क्या देखा था। पार्ट वन में हमने इक्वेशन ऑफ ए सिलेंडर देखी थी कि सिलेंडर की इक्वेशन क्या होती है, उसके रिलेटेड हमने देखा था। तो वो हमने निकालना सीखा था। मैंने वहाँ पे कहा था कि आपको यहाँ पे किस चीज़ की ज़रूरत है, आपको यहाँ पे प्रोसेस जानने की ज़रूरत है, ना कि आपको इक्वेशन रखने की ज़रूरत है। तो प्रोसेस में आपको बताया था कि सिलेंडर में जो होती है, हमें पता है कि एक एक्सिस होती है और जनरेटर होता है। तो हम जनरेटर का इक्वेशन करते हैं इस तरह से, एल और वाई माइनस एम बाई सॉरी अरे बीटा, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा जेड माइनस गामा अपॉन एन। तो इस तरह से जनरेटर की इक्वेशन लेते हैं। और यहाँ पे जो है वो क्या हो जाएगा, एक्स बाई एल, वाई बाई एम और एन बाई एम। अगर जनरेटर की कोई इक्वेशन ये है तो एल एम एन क्या होंगे, इसके डायरेक्शन रेशियोज होंगे एक्सिस के। और ये जनरेटर और एक्सिस दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, तो एल एम एन इसके भी डायरेक्शन रेशियो होंगे। तो इस तरह से हमने करा है ये सब कुछ, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा था आगे कि जो हमें बेस कर्व दिया होता है उसकी इक्वेशन में हम यहाँ से एक्स निकालते हैं, वाई निकालते हैं और जेड निकालते हैं। आर मान के, या आर मान के निकाल सकते हो, या जेड की जो कंडीशन या एक्स की या वाई की कुछ भी कंडीशन दे रखी है बेस कर्व में, हम उसको पुट करके एक्स और वाई की वैल्यू निकाल के उसके बेस कर्व की इक्वेशन में रखते हैं और फिर फाइंड आउट करते हैं कि क्या इक्वेशन आती है। तो ये प्रोसेस आपको पता होना चाहिए। इस तरह से हमने इक्वेशन निकालनी सीखी थी। फिर हमने राइट सर्कुलर सिलेंडर के बारे में देखा था, ठीक है। और वो हमें पता है कि राइट सर्कुलर सिलेंडर क्या होगा, जिसका बेस सर्कल हो जाएगा और एक्सिस उसके परपेंडिकुलर गुजरेगी। और आपको पता ही है कि जो जनरेटर और ये एक्सिस एक दूसरे से फिक्स डिस्टेंस पे होंगे और पैरेलल होंगे, ठीक है। तो इस तरह से जो बनता है, तो वो मैंने डेफिनेशन पार्ट वन में बता दी है, तो आप अच्छे से देख लेना। और आगे हम बात करें तो हमारा और क्या था, राइट सर्कुलर इक्वेशन की राइट सर्कुलर सिलेंडर की इक्वेशन थी। तो हमने राइट सर्कुलर सिलेंडर की इक्वेशन किस तरह से निकाली थी, हमने इस तरह से हमने राइट सर्कुलर एक ट्राइंगल बना के निकाला था। तो यहाँ पे एक्स वाई और जेड मान लिया था, कुछ जनरल पॉइंट लोकस, और यहाँ पे एम और यहाँ पे ए, और ए जो है वो एक्सिस के पॉइंट दिए होते हैं, ठीक है। ये पॉइंट दिए होते हैं, इससे ये करेंगे, यहाँ पे पाइथागोरस लगाएंगे इस ट्राइंगल में और ये आ जाएगा। यहाँ पे मेन बात याद रखने वाली थी, ए एम की लेंथ कैसे निकालेंगे। तो ए एम की लेंथ निकालेंगे प्रोजेक्शन ऑन द लाइन वाली फॉर्मूले से। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है एक्स माइनस एल एल्फा प्लस वाई माइनस बीटा एम और जेड माइनस गामा एन, और नीचे कितना आ जाएगा, रूट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ठीक है। तो ये ए एम हो जाएगा, जिसको प्रोजेक्शन ऑन द लाइन बोलते हैं। तो ये वाली बात मैंने वहाँ पे समझा दी थी आपको। और फिर कुछ क्वेश्चन देख लेते हमने। तो यही सब कुछ करा था, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। आज जो है वो हम अगला पार्ट देखेंगे, वो देखेंगे कि वहाँ पे कुछ पर्टिकुलर केस भी बताए थे राइट सर्कुलर सिलेंडर में। तो आप देख लेना एक बार वापस से जाके, अगर नहीं देखा है तो। आज हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे एनवेलपिंग सिलेंडर क्या होता है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए एनवेलपिंग सिलेंडर क्या होता है। तो सबसे पहली बात यहाँ पे हम बेसिक सी बात से समझते हैं कि हमने एनवेलपिंग कोन भी देखा था। तो कोन के दौरान हमने क्या देखा था कि अगर कोई स्पेयर है और यहाँ पे अगर मैं कोई सोर्स रख दूँ और इस सोर्स से जो भी स्पेयर से जो टेंजेंट बनेगी यहाँ पे, ठीक है, अगर उन सब टेंजेंट को मिला दूँ मैं, तो एक सर्कल बनेगा ऐसा। देखो आप इमेजिन करो, आपके पास है ना एक बॉल लो, ठीक है, जिसको हम गेंद बोलते हैं हिंदी में। तो आपने बॉल ली और बॉल पे इमेजिन करो कि आपने किसी पॉइंट से यहाँ से जो है वो लाइनें ड्रॉ करी, ठीक है, बॉल पे टेंजेंट ड्रॉ करी, मतलब जो इस बॉल के टेंजेंट होनी चाहिए, ठीक है। तो अब ये जो है वो, ये जो बॉल है ना आपके पास, जैसे यार कैसे समझाऊँ, तो आप ऐसा समझ लो कि जो बॉल आपके पास बनेगी इस तरह का गुच्छा, ठीक है। तो इस तरह का जो गुच्छा आपके पास बनेगा, तो जो टेंजेंट होगी यहाँ से जाएगी टेंजेंट, और फिर यहाँ से जाएगी, तो चारों ओर से जो टेंजेंट जाएगी, जैसे आप मान लो एक यहाँ से गई, फिर एक यहाँ से जाएगी, फिर आप थोड़ा सा घुमा देखो, यहाँ से जाएगी, यहाँ से जाएगी, यहाँ से जाएगी, यहाँ से जाएगी। तो ये सारी जो टेंजेंट है, ठीक है, आप समझ गए होंगे थोड़ा सा इमेजिन करके। तो ये सारी जो टेंजेंट है वो क्या करेगी, एक सर्कल का निर्माण करेगी इस तरह से। अगर मैं इन सारी टेंजेंट को जो जा रही है इस तरह से,
इस तरह से आप इमेजिन करिए, ठीक है। तो ये ऐसा सर्कल बनाएगी, तो आप देख लो क्या हुआ, एक कोन बना हमारे पास, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम कोई दूसरी आकृति जिसको शेप वगैरह पर कुछ बीच में रख दें और उससे हमारे पास कुछ कोन या सिलेंडर एनवलप हो जाते हैं, यहाँ पे नाम से ही पता चल गया होगा कि एनवलप हो जाते हैं, ठीक है, बन जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह के जो सिलेंडर बनेंगे हम उनके बारे में स्टडी करेंगे। तो एक बार इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। तो डेफिनेशन क्या है कि द लोकस ऑफ टेंजेंट लाइन्स, ठीक है, लोकस ऑफ टेंजेंट लाइन टू द स्फीयर which are parallel to the given line is a cylinder known as a enveloping cylinder of the sphere। तो देखो इसको और अच्छे से समझते हैं। इसने कहा है कि लोकस ऑफ द टेंजेंट लाइन, ठीक है। तो लोकस ऑफ द टेंजेंट लाइन का मतलब क्या हुआ कि बहुत सारी जो टेंजेंट लाइन है, लोकस का मतलब हो गया फैमिली से, ठीक है, बहुत सारी टेंजेंट लाइन टू ए स्फीयर। किसकी टेंजेंट लाइन है? स्फीयर के। तो अगर ये स्फीयर है और इसके बहुत सारी जो है इस पर टेंजेंट लाइन है, उन सबकी फैमिली की बात कर रहा है, ठीक है। और वो टेंजेंट लाइनें को आगे क्या बोल रहा है कि पैरेलल टू ए गिवन लाइन, यानी एक फिक्स लाइन से अगर ये पैरेलल है, ठीक है, ठीक है। तो अगर इन सारी टेंजेंट लाइनों को अगर हम मिला दें, जैसे ये सर्कुलर टेंजेंट लाइन है, ये सारी टेंजेंट लाइनों को मिला दें, ठीक है, तो जो सिलेंडर हमारे पास बनेगा वो एनवलपिंग सिलेंडर होगा। इस तरह का फॉर्मेशन आएगा, ठीक है। आप समझ गए। देखो जो स्पेयर है, स्पेयर के देखो ऊपर नीचे इस साइड में और उस साइड में भी टेंजेंट लाइनें होगी। एक बार वापस से बता देता हूँ। जैसे ये आपके पास गेंद है और यहाँ से आप मान लीजिए स्पेयर है और यहाँ पे एक टेंजेंट लाइन है, ठीक है। अब एक ही टेंजेंट लाइन है यहाँ पे, एक टेंजेंट लाइन है एक टेंजेंट लाइन है यहाँ पे, ठीक है, और एक टेंजेंट लाइन है नीचे, ये नीचे जाने वाला। तो 4 टेंजेंट लाइन, 1 2 और नीचे और 4 इस तरह से होगी। अब इन चारों को क्या है, ये चारों टेंजेंट लाइन है ना, इसके बीच से जाने वाले एक फिक्स पर्टिकुलर लाइन से मान लो कि पैरेलल डिस्टेंस पे, सॉरी फिक्स डिस्टेंस पे, ठीक है। तो इन चारों को अगर मैं मिला दूं, ठीक है, इन चारों को अगर मैं मिलाऊंगा, इन चारों के टेंजेंट पॉइंटों को मिलाऊंगा तो मेरे पास एक सर्कल बनेगा इस तरह का। तो आप समझ रहे होंगे, ठीक है। तो क्या बनेगा, एक सर्कल बनेगा। यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे क्या बनेगा, एक सर्कल, ठीक है। तो एक इसके इस साइड में होगी और एक आगे ऊपर होगी, बन गए। तो ऐसे कैसे यहाँ पे अगर मैं सर्कल बना दूं और इन सबको, तो यहाँ पे क्या बना, मेरे पास एक एनवलपिंग सिलेंडर बना, ठीक है। तो देखो यही है कि द लोकस ऑफ टेंजेंट लाइन टू स्पेयर विच आर पैरेलल टू ए गिवन लाइन इज ए सिलेंडर नोन एज द एनवलपिंग सिलेंडर ऑफ द स्पेयर, ठीक है। स्पेयर का एनवलपिंग हुआ तब एनवलपिंग सिलेंडर बना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने जनरल यहाँ पे कौन सा शेप लिया था, स्पेयर लिया था। तो कोई दूसरा शेप लेते हैं उस पर भी एनवलपिंग सिलेंडर बन सकता है। तो यहाँ पे जो अगली डेफिनेशन है, इसका जरूरी नहीं है कि हमेशा स्पेयर ही हो, कोई दूसरे शेप से भी बन सकता है। तो यहाँ पे अगली दूसरी डेफिनेशन में ये भी लिखा गया है कि द लोकस ऑफ ए लाइन विच टच ए गिवन सरफेस, यानी कोई भी सरफेस हो सकती है, स्पेयर दूसरे सरफेस भी, कोन वोन, उनसे भी आप एनवलपिंग सिलेंडर बना सकते हो अगर आप कंडीशन को फुलफिल करते हो। तो इन ए गिवन डायरेक्शन पैरेलल टू ए गिवन लाइन इज कॉल्ड द एनवलपिंग सिलेंडर, ठीक है। तो जैसे कोई लाइनें हैं किसी सरफेस को टच करी है और जो लाइनें सरफेस को टच करी है वो किसी एक फिक्स लाइन से पर्टिकुलर डिस्टेंस पे है, तो या पैरेलल है, सॉरी डिस्टेंस पे नहीं बोलेंगे, अगर पैरेलल है तो वो एक एनवलपिंग सिलेंडर का निर्माण करेंगे। तो यही बात है, बेसिक सी बात है, आपको समझ आनी चाहिए। स्पेयर एक पर्टिकुलर केस हो जाता है और अगर जनरल बात करनी है तो हम सरफेस की बात करेंगे कि गिवन सरफेस में। अब जैसे ये सिलेंडर है और सिलेंडर में देख लीजिए कि आप एनवलपिंग सिलेंडर इस तरह से हुआ, तो वही हमारी जो फिक्स लाइन है वो हमारी क्या रहेगी, एक्सिस रहेगी, और ये सारी लाइनें क्या हो जाएगी, जनरेटर, मतलब जो स्पेयर की जो टेंजेंट थी वो हमारे लिए यहाँ पे क्या हो जाएगी, जनरेटर। ओके, आप इतना समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं हम। तो हमारे इक्वेशन जो है वो हमारी क्या बोलते हैं कि हमारी डेफिनेशन क्लियर हो गई है। अब हम बात करते हैं इक्वेशन की। तो हम एनवलपिंग सिलेंडर की इक्वेशन किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। तो जैसे कि मान लो कि आपके पास ऐसा लिखा हुआ है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एनवलपिंग सिलेंडर, ठीक है, हुज स्पेयर, ठीक है, एक कोई स्पेयर दिया गया और जनरेट आर द पैरेलल टू द लाइन, यानी ये एक्सिस दे रखी है और स्पेयर दे रखा है। अब हमें क्या करना है कि एनवलपिंग सिलेंडर की इक्वेशन निकालनी है।
तो इक्वेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि हमने माना कि इस तरह से कोई सिलेंडर है और ये स्पेयर है, ठीक है। तो स्पेयर की इक्वेशन गिवन है और जो लाइन जो कि हमें दे रखा है एक्सिस उसकी ये है, ठीक है। तो अब हम सबसे पहला काम क्या करेंगे कि जनरेटर की इक्वेशन बनाएंगे। तो जनरेटर की इक्वेशन क्यों बनाएंगे, क्योंकि अगर जनरेटर की इक्वेशन बना दी और जनरेटर क्या है इस स्पेयर के टेंजेंट है, तो मैं इसकी इक्वेशन को इसमें सेटिस्फाई करवा दूंगा तो मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी एनवेलपिंग सिलेंडर की। तो देखते हैं ऐसे ही करेंगे। तो जैसे जनरेटर की इक्वेशन हम हर बार कैसे करवाते हैं, मान लो कि यहाँ पे x1 y1 और z1 कोई पॉइंट P ले लिया, तो जनरेटर की इक्वेशन कैसे हो जाएगी, जनरेटर क्या है लाइन, और लाइन की इक्वेशन किस तरह से फॉर्म करी जाती है, इस तरह से। मैं पिछले 2-3 चैप्टरों से स्पेयर में बताया, कोड में बताया कि लाइन की इक्वेशन इस तरह से फॉर्म करी जाती है। अब LMN नीचे क्यों लिखे, क्योंकि जो एक्सिस के डायरेक्शन रेशियो है वो भी नीचे LMN दे रखे हैं और दो पैरेलल लाइनें होती है उनके डायरेक्शन रेशियो सेम होते हैं, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं होता उनमें। तो इसी तरह से ये आ जाएगा। अब मैं क्या करूँगा कि इसके इक्वल k मान लूंगा और x की वैल्यू निकाल ली मैंने, y की वैल्यू निकाल ली, z की वैल्यू निकाल ली, यानी x l इस तरफ जाएगा तो l k प्लस x1, y m इस तरफ जाएगा तो m k प्लस y1 और z इस तरफ n इस तरफ जाएगा तो n k प्लस z1। ये आ गया। अब देखो ये जो लाइन थी, ये लाइन जनरेटर पे ये पॉइंट थे x y और z, ये टच कर रहे हैं स्पेयर को। तो हम टेंजेंसी की यहाँ पे कंडीशन फुलफिल करने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स वाई और जेड को इस स्पेयर की इक्वेशन में रखेंगे और स्पेयर की इक्वेशन में रखने के बाद हमारे पास ये सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से करा हम आप देखो इनको a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करना है। यहाँ पे बहुत ही सिंपल सी गणित है, यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको। तो यहाँ पे जब आप यहाँ पे ओपन करोगे तो आपके पास ये सिनेरियो बनेगा, एल के स्क्वायर यहाँ से देख लो, x1 का स्क्वायर प्लस 2k, यहाँ पे l आएगा l x1 प्लस यहाँ पे m स्क्वायर k स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2m k y1, ऐसे कैसे यहाँ पे भी वही कंडीशन है, z1 2m k z1 इक्वल टू a स्क्वायर, ये आ गया। अब देखो यहाँ पे मैंने r स्क्वायर कॉमन लिया, ठीक है, सॉरी k स्क्वायर कॉमन लिया, r नहीं है ये k है यहाँ पे k स्क्वायर, ठीक है। तो जो हमारा k था हमने उसको कॉमन लिया और पीछे क्या बचा, ये सब कुछ बचा, ठीक है। अब देखो, अब हमें पता है कि जब भी कोई इक्वेशन होती है हमारी, तो जैसे जो कोई भी इक्वेशन होती है, यहाँ पे वापस से देखिए आप पीछे, कि अगर कोई टेंजेंट, ये क्या बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई जब हमने एक्स वाई और जेड को यहाँ पे रखा। लेकिन अगर टच करेगी, इसकी क्या गारंटी है, तो टच करेगी तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई इसके रूट डी जो होगा वो कितना होना चाहिए, इसका डी होना चाहिए 0, ठीक है। कितना होना चाहिए इसका डी, 0। तो इसलिए मैं डी क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac वो इक्वल टू 0 होना चाहिए। आपको सीधी तरह चारे से पता है, ये बचपन से ही बात है। तो यहाँ पे डी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा b और ये हो जाएगा c और ये हो जाएगा a, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी बी स्क्वायर इक्वल टू क्या करेंगे 4ac। तो वो करने से हमारे पास कंडीशन आ जाएगी कि एनवेलपिंग सिलेंडर के लिए कंडीशन आ जाएगी। यही बात कर रहे हैं, एक बार वापस से सुन लीजिए। तो हमारा बी क्या था, हमारा बी ये था, ये वाला टर्म, और हमारा ए क्या था, ये टर्म था, और सी क्या था, ये टर्म था। ओके, तो आप समझ गए होंगे। तो मैंने यहाँ पे रखा बी स्क्वायर माइनस 4ac जो कि हमारा डी है, और ये कंडीशन किसके लिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी जब एक्स वाई और जेड को हमने उसमें रखा। और अगर टेंजेंट होनी है अगर जनरेटर को स्पेयर के, तो डी को इक्वल टू 0 होना पड़ेगा। तो ये देख लीजिए बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ पे b की जगह मैंने ये पुट आउट कर लिया और 4 की जगह ये, और a और c, ये a और c कहाँ से आए, पिछली वाली इक्वेशन से, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, ये रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई एनवेलपिंग सिलेंडर की, ठीक है। तो ये इक्वेशन होगी। अब यहाँ पे देखो x1 y1 z1 माना था ना, आप यहाँ पे x1 y1 z1 को x और y और z में कन्वर्ट कर सकते हो सिंपली। तो आपके पास एक जनरल इक्वेशन आ जाएगी एनवेलपिंग सिलेंडर की, ठीक है। आपको देखो इस तरह से याद रखने की जरूरत नहीं है, मैं पहले ही बोलूँगा। यहाँ पे आप प्रोसेस याद रखना है। तो प्रोसेस के लिए मैं एक बार वापस से रिवीजन करवा देता हूँ कि हमने क्या क्या करा, कि हमने क्या क्या करा। हमने जो हमारा जो भी दे रखा था, एक्सिस दे रखी थी और सरफेस दे रखी थी। यहाँ पे सरफेस स्पेयर दे रखी थी, कुछ दूसरी सरफेस भी हो सकती है। तो अगर स्पेयर दे रखी है और लाइन दे रखी है, इसके डायरेक्शन रेशियो पहले पता कर लेने। अगर डायरेक्शन रेशियो पता कर लिए तो आपको सबसे पहले जनरेटर की इक्वेशन बनानी है कुछ इस तरीके से। इस तरीके से जनरेटर की इक्वेशन बना के आप यहाँ से एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकालोगे, और फिर एक्स वाई और जेड की वैल्यू को स्पेयर की इक्वेशन में रख दोगे और स्पेयर की इक्वेशन में रखने के बाद आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब टेंजेंट यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट जब इक्वल टू होते हैं तो ये टेंजेंसी की कंडीशन हो जाएगी स्पेयर के। तो इस तरह से आपको करना है, 3 स्टेप है बस, ठीक है। तो आप लिख लेना अभी मैंने जो जो बोला है वो सब कुछ।
अपनी कॉपी में। अब एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में ये है कि जो गिवन सरफेस है, देखो पिछले वाले में गिवन सरफेस इस पर दे रखा था, इस वाले में भी ये दे रखा है, बट यहाँ पे जनरल फॉर्मूला दे दिया है, ठीक है। तो ये गिवन सरफेस है और ये एक्सिस है, और तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, एनवेलपिंग सिलेंडर की इक्वेशन किस तरह से निकालोगे। तो आप क्या करोगे कि जो गिवन सरफेस है और जो एक्सिस आपको मिला है, और तो आप क्या करोगे, सबसे पहले जनरेटर की इक्वेशन कर निकालोगे। जनरेटर की इक्वेशन निकाल दी, आप कोई भी पॉइंट अल्फा बीटा गामा या एक्स वाई जेड मान सकते हो। अगर अल्फा बीटा गामा मान रहे हो, यहाँ पे हमने एक्स वाई और जेड वन माना था, ठीक है, x1 y1 z1 माना था, बाद में हमने इसको x y और z में कन्वर्ट कर दिया। ऐसे कैसे आप अल्फा बीटा गामा यहाँ पे मानते हो, तो बाद में अल्फा बीटा गामा को x और y और z में कन्वर्ट कर देना एक जनरल इक्वेशन के लिए, समझ गए। तो अब यहाँ पे क्या करो, जनरेटर की इक्वेशन आपने ये बना दी, फिर यहाँ से आप x निकाल दो, यहाँ पे भेज दे, सामने k या r कुछ भी मान लो, और इस तरह से भेज के आप x y और z निकाल दो, और फिर इसी x y और z को इसमें रख दो, और फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन k में या r में लेके आ जाओ, और फिर वहाँ से d इक्वल टू 0 वाली कंडीशन लगा लो, ठीक है। बहुत ही सिंपल सी बात थी ये। अब जो है वो अगली चीज़ करते हैं, वो अगला पॉइंट है, और ये लास्ट पॉइंट है थ्योरी का। तो इसमें क्या है कि टू शो दैट ए रिलेशन बिटवीन एनी टू ऑफ थ्री करंट कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट ए सिलेंडर, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब है कि हमें ये बताना है कि अगर दो कोऑर्डिनेट है, ठीक है, यहाँ पे क्या कहा है कि एनी टू ऑफ द थ्री करंट कोऑर्डिनेट। थ्री करंट कोऑर्डिनेट का मतलब एक्स वाई और जेड, अगर हम तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम ले रहे हैं, तो उनमें से दो जो कोऑर्डिनेट हैं वो क्या करते हैं, उनके बीच का रिलेशनशिप किसको बताता है, सिलेंडर को बताता है। हमें ये प्रूव करना है। तो देखो प्रूफ तो हम इतना नहीं करेंगे, बेसिक सी बात है ये कि जैसे मान लो कि हमने x और y प्लेन लिया, ठीक है, और x और y में हमने कोई यहाँ पे x, y और z तीन एक्सिस ले ली, और हमने यहाँ पे कोई एक पॉइंट माना अल्फा बीटा गामा। उससे पहले हमने क्या माना कि एक फंक्शन मान लिया जिसमें x और y पुट करने पे 0 आ रहा है, ठीक है। तो अगर x और y पुट करने पे 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्लेन है वो कौन सा हो गया, z इक्वल टू 0। कैसे हुआ, आप देखो x और y कुछ भी रखोगे, ठीक है, तो वो सेटिस्फाई हो रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि वो एक्स वाई प्लेन में होने का मतलब जहाँ पे जेड 0 होगा, तो प्लेन कौन सा हो जाएगा, जेड 0। सेम टू सेम अब हम क्या करेंगे कि हम अगर एक्स और वाई में एक पॉइंट लेते हैं, एक्स वाई प्लेन में अल्फा बीटा 0, ठीक है, ये पॉइंट ले लिया हमने, और फिर हमने इसमें रखा, तो वो इसको एक्स की जगह अल्फा और बीटा की जगह वाई की जगह बीटा, तो ये भी इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। आएगा कि नहीं आएगा। अब देखो सेम टू सेम क्या कर सकते हैं, एक पॉइंट लेते हैं अल्फा बीटा गामा का, ठीक है, यहाँ पे लिया अल्फा बीटा 0, तो ये सेटिस्फाई कर गया इसमें, और अल्फा बीटा गामा लेंगे तो यहाँ पे तो एक्स वाई पुट करना है, तो पीछे क्या है, ये भी 0 के इक्वल आएगा। तो जो अल्फा बीटा 0 कहाँ पे होगा, यहाँ पे, और अल्फा बीटा गामा कहाँ पे होगा, ये इस डिस्टेंस में, मतलब इसके जस्ट ऊपर होगा ना। ऐसे देखो आप थोड़ा सा इमेजिन करके देख लो, ऐसे होगा इसके जेड एक्सिस के पैरेलल, इस तरह से, ठीक है। तो अब आपको क्या देखने को मिला, अब आपको ये देखने को मिला कि जो पॉइंट थे, ठीक है, जो पॉइंट आपने लिए इस एक्स प्लेन में भी और ऊपर भी, तो ये पॉइंट क्या है, एक दूसरे के ऊपर है, और आप यहाँ से एक लाइन बनाओगे, तो वो एक लाइन, इन पॉइंटों से जाने वाली लाइन इसके क्या होगी, पैरेलल होगी जेड एक्सिस के पैरेलल होगी। अब सेम टू सेम देखो यहाँ पे माइनस वाई और एक्स वाले में केस के इक्वल होगा, और इस प्लेन में भी इक्वल होगा। यहाँ पे भी बहुत सारे पॉइंट होंगे जिनसे पैरेलल लाइनें गुजरी होगी, तो उन सारे पॉइंटों को मिलाएंगे तो हमें एक सिलेंडर मिलेगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हम एक्स वाई अगर पैरेलल टू जेड एक्सिस ले रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि पैरेलल टू अगर जेड एक्सिस है हमारा, तो फंक्शन जो हमारा होगा वो एक्स वाई 0 होगा, ठीक है। जो सिलेंडर की इक्वेशन होगी वो इस कंडीशन को फुलफिल करेगी, ठीक है। और ऐसे कैसे अगर पैरेलल टू वाई एक्सिस लेंगे तो एक्स जेड की कंडीशन को फुलफिल करेगी, और ऐसे कैसे पैरेलल टू एक्स एक्सिस लेंगे तो इस कंडीशन को फुलफिल करेगी। समझ गए आप इस बात को। तो बस यही चीज़ थी यहाँ पे, कहने का मतलब ये था कि अगर आप जेड एक्सिस पैरेलल ले रहे हो तो आपको ये फंक्शन फुलफिल होगा, अगर वाई एक्सिस ले रहे हो तो आपको ये, और एक्स एक्सिस ले रहे हो तो ये, ठीक है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस ले रहे हो तो ये वाली बात है। तो ये सिंपल सी बात थी। आगे कोई क्वेश्चन आएगा तो उसके थ्रू हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो अगले वाले पार्ट में हम क्या करेंगे, अगले वाले पार्ट में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। सिलेंडर के इस पे जो है वो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कुछ 10-12 क्वेश्चन है, हम उनको अच्छे से सॉल्व करेंगे और हर एक बात को समझेंगे। उससे पहले आप क्या करो, थ्योरी कवर कर लेना। मैं इस पार्ट में क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि वीडियोस काफ़ी लंबा हो जाएगा, और मैं चाहता हूँ कि उससे पहले आप थ्योरी अच्छे से समझ लें, फिर जाके क्वेश्चन करेंगे। तो इसका ये चैप्टर खत्म होने वाला है, एक इसका क्वेश्चंस वाला पार्ट बचा है, तो वो क्वेश्चंस वाला पार्ट
कल आ जाएगा। तो यहीं पे अपन एंड करते हैं। सारे नोट्स वोट्स आपको नीचे मिल जाएंगे इसमें। और ठीक है, तो चलो बाय।